ये मेरे साथ तब हुआ जब मैं 12 साल की थी। मेरा दोस्त एलन मेरे घर आया था और हम दोनों बाहर खेल रहे थे। हमने स्कूल से अपनी दोस्त जूली को भी हमारे साथ खेलने के लिए इनवाइट किया था। वो हमेशा पैरानॉर्मल चीज़ों से फैसिनेटेड रहती थी क्योंकि वो दावा करती थी कि उसने अपने घर में भूतों को देखा था। मेरे घर में एक फेंस्ड एरिया था, लेकिन ये जंगल के कोने पर था जो कि मीलों तक फैला हुआ था। हमारा सबसे नज़दीकी पड़ोसी सड़क के ठीक उस पार रहता था और उनके घर के जंगल में एक घर है जो ज़्यादा दूर नहीं है। जोली ने एलन और मुझसे कहा कि उसे लगता है कि पूरा ब्लॉक शायद हॉन्टेड हो सकता है और इसी कारण से वो फॉरेस्ट को भी एक्सप्लोर करना चाहती थी। हम इस जंगल में कई बार खेल चुके थे, लेकिन हम कभी भी ज़्यादा दूर नहीं गए थे। एलन और मैंने हिचकिचाते हुए अंदर जाने के लिए हाँ की। जब मैं अपनी माँ को बताकर घर से बाहर आई तो मैंने देखा कि एलन और जूली वहाँ नहीं थे। मुझे लगा कि शायद वो फॉरेस्ट के एंट्रेंस पर मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, पर वो दोनों आगे बढ़ चुके थे और इससे मैं बहुत नाराज़ हो गई थी। मैं जंगल में गई, लेकिन आज जंगल में मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मुझे पंछियों या जंगल की वो यूजुअल आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही थी जो मैं अक्सर सुना करती थी। मेरे चारों ओर सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा था। अचानक मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो, लेकिन मुझे लगा कि मैं जल्दी ही एलन और जूली के पास पहुंच जाऊंगी, इसलिए मैं चलती रही। अचानक मुझे अपने पीछे पत्तों की सरसराहट सुनाई दी, लेकिन जब मैं पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने एलन और जूली को आवाज़ लगाई, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैंने चलते रहने का डिसाइड किया और मैं चलते चलते जंगल के और अंदर चली गई और तभी मैंने किसी को मुझे पुकारते हुए सुना। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़का मुझसे लगभग 50 फीट की दूरी पर खड़ा था, जिसे मैंने आज से पहले कभी इस एरिया में नहीं देखा था। देखने में वो मेरी ही एज का लग रहा था। मैंने उससे घबराई हुई आवाज़ में पूछा कि क्या मैं उसे जानती हूँ। उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे अपने दोस्तों को ढूंढने में परेशानी हो रही है। अगर ऐसा है तो वो मेरी मदद कर सकता है। उस समय साल तो 1999 था, लेकिन उस लड़की के कपड़े 1940 के स्टाइल के लग रहे थे और यहाँ तक कि उस लड़की की हेयर स्टाइल भी 90s के हिसाब से बहुत अजीब लग रही थी। और एक अजीब बात थी कि इसे कैसे पता था कि मैं अपने दोस्तों को ढूंढ रही हूँ। उसने मुझसे बोला कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ और अगर मैं उसका हाथ थाम लूँ तो वो मुझे रास्ता दिखा सकता है, पर मैंने मना कर दिया। और तभी वो नीचे की ओर देखने लगा और जब उसने अपना सर वापस ऊपर उठाया तो उसकी आंखें पूरी सफ़ेद हो चुकी थी। वो बेजान सी लग रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। ये सब देखकर मेरे पैर कांपने लगे और मैं वहाँ से दौड़कर भागी। और जब कुछ दूर पहुँचने के बाद जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो जा चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं हवा में गायब हो गया हो। मैं तब तक भागती रही जब तक कि मैं जंगल से बाहर नहीं निकल गई। डर के मारे मैं रास्ते भर रो रही थी। मैं भागती हुई घर के अंदर गई और तभी मैंने देखा कि जूली और एलन किचन में बैठकर नाश्ता कर रहे थे। मैंने उन पर चिल्लाना शुरू कर दिया और मैं उनसे ये जानना चाहती थी कि वो अब तक कहाँ थे। उन्होंने मुझसे कहा कि वो दोनों तो अभी थोड़ी देर पहले ही वहाँ आए हैं। उन्होंने मुझे शांत करने की कोशिश की और मुझसे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन मैं उन्हें क्या बताती। मुझे पता था कि वो मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे और उस दिन के बाद से मैं कभी भी उस जंगल में वापस नहीं गई। लगभग 5 साल पहले मैं अपनी माँ के साथ अपनी नाना नानी से मिलने जा रहा था। वो एक बिल्कुल आइसोलेटेड एरिया में रहते थे, इसलिए मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था और मैंने सिर्फ अपना टाइम बर्बाद किया। मेरा मतलब है कि मुझे उनकी कंपनी अच्छी लग रही थी। मुझे आप लोग गलत मत समझिए, लेकिन मैं घूमना चाह रहा था, इसलिए मैंने अकेले ही ड्राइव पर जाने का फ़ैसला किया। वहाँ सबसे नज़दीक एक माउंटेन रोड था, इसलिए मैं वहाँ अकेले ही चला गया। उन रोड्स पर मैं ड्रिफ्टिंग करता हुआ उन पहाड़ों के नज़ारों को एंजॉय कर रहा था।
कुछ देर ड्राइव करने के बाद मैं एक मोड़ पर मुड़ा और अचानक मैंने सड़क के बीचों बीच एक आदमी को देखा और मैंने हड़बड़ाहट में उसे अपनी गाड़ी से ठोक दिया। मेरा दिल घबराहट के मारे ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं हार्ट अटैक से मर जाऊंगा। मैं अपनी गाड़ी को वापस उस स्पॉट पर लेकर गया जहाँ मैंने उस आदमी को ठोकर मारी थी, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। मैं अपनी गाड़ी से बाहर निकला और गाड़ी की इंस्पेक्शन की। कार को कुछ भी नहीं हुआ था, ना कोई स्क्रैच और ना ही कोई डेंट। कार पर कोई खून के छींटे भी नहीं थे और ना ही रोड पर कुछ था। ये सब देखते हुए मैंने अपने आप को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि शायद ये सब बस मेरा एक वहम था और मैं वापस अपने नानी के घर की ओर चल पड़ा। अगली रात मुझे जैसी उम्मीद थी वो वैसी ही हुई। पहले की तरह ही अभी भी मेरे पास करने को कुछ नहीं था। कल हुए उस इंसिडेंट से मैं काफ़ी परेशान था, इसलिए उससे शांति बनाने के लिए मैंने वापस से उन पहाड़ों में जाने का डिसाइड किया और उसी रास्ते को दोबारा खोजने की कोशिश की। दरअसल वो पूरा एरिया एक घने जंगल से घिरा था और वहाँ से लगभग कोई गाड़ी नहीं गुजरती थी। जब मैं वहाँ पहुँचा और अपनी कार से उतरा तो वहाँ कुछ नहीं बदला था और उस पल में मुझे बहुत राहत महसूस हुई, क्योंकि अगर किसी की मौत मेरी वजह से हुई होती तो मेरी ज़िंदगी तो लगभग ख़त्म ही थी। मैं शांत मन के साथ गाड़ी में बैठ गया और उसी रास्ते पर आगे ड्राइव करने लगा, पर तभी मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा। मुझे अपने सिर के पीछे दो आंखें घूरती हुई महसूस हुई और मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिरन सी दौड़ गई। मैं चुपचाप बस गाड़ी चलाता रहा और सीधा अपने नानी के घर के सामने जाकर रुका। जब मैंने इंजन बंद किया तो आखिरकार मुझे राहत मिली। मैं एक पल के लिए कार में बैठा बस अपने थॉट्स को इकट्ठा कर रहा था कि तभी उस खामोशी में मैंने एक धीमी आवाज़ सुनी जो मुझसे कह रही थी कि तुम जल्द ही मरने वाले हो। मुझे पता था कि मैंने ये साफ साफ सुना था और इस बार ये कोई सपना नहीं था। उसी पल में मैं अपने कानों पर हल्की सांसें महसूस कर पा रहा था। मैं तुरंत अपनी गाड़ी से बाहर निकला और ज़ोर से गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर मैं घर के अंदर भागा। मैं अगले दिन अपने घर वापस लौट आया, पर इसके बावजूद मुझे अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे कार में कुछ है। मैं एक नई कार खरीदना चाहता था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं इसे दिखाने के लिए एक सो कॉल्ड साइकी के पास ले गया। मैंने उन्हें अपने बारे में कुछ नहीं बताया था कि मेरे साथ क्या हुआ था। उन्होंने बस कार को देखा और मुझे बताया कि मुझ पर एक जवान लड़के की आत्मा का साया है जो एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया था। दरअसल वो आत्मा चाहती थी कि मैं भी उसके साथ इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने में उसका साथ दूं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मुझे इस आत्मा से छुटकारा दिलाएं, पर यह काम बिल्कुल भी सस्ता नहीं था। लेकिन मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि उनके रिचुअल करने के बाद से मुझे मेरी कार नॉर्मल महसूस होने लगी और उसके बाद से ना ही मैंने कुछ सुना और ना ही कुछ देखा। मैं ब्रिटेन के साउथ वेस्ट में रहता हूँ। कई साल पहले जब मैं लगभग 17 साल का था, मुझे मेरी माँ ने घर से निकाल दिया था, जिनके साथ मैं रह रहा था, क्योंकि हमारे बीच बहस हो गई थी। मैं उस रात सड़कों पर भटकता रहा, जागते रहने की कोशिश करता रहा। मैंने अपने दोस्तों से भी पूछा कि क्या मैं उनके साथ रह सकता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कोई ऑप्शन नहीं था। उस समय मैं एक नए सबर्बन स्टेट में रहता था, जिसके पास ही में एक जंगल था, तो मैंने वहाँ जाने का डिसाइड किया। मुझे उम्मीद थी कि कोई मुझे आग जलाता हुआ मिल जाएगा और मैं वहाँ रात बिता पाऊँगा। जब मैं जंगल में गया तो वहाँ काफ़ी सन्नाटा था एज यूजुअल, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा। अचानक मेरी नज़र एक बड़े से लकड़ियों के ढेर पर पड़ी, जिसके नीचे कुछ खाली स्पेस थी। तो मैंने सोचा कि सोने के लिए ये जगह तो ठीक ही है, पर वहाँ ज़मीन पर लेटने के तुरंत बाद मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। वो भारी और तेज़ लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे चारों ओर चक्कर लगा रहे हों। उस समय मेरे बैंक अकाउंट में लगभग 100 पाउंड्स थे, इसलिए मौका मिलते ही वहाँ से भागकर मैं पास के एक होटल में गया, ये देखने के लिए कि क्या मुझे कोई कमरा मिल सकता है। लेकिन
उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। शायद मेरे कपड़ों की हालत को देखकर उन्हें लगा होगा कि मैं रूम का रेंट नहीं दे पाऊंगा। मैं बहुत हताश और डरा हुआ था, पर मैं पास की एक 24 आवर्स ओपन शॉप पर गया, कुछ स्नैक्स और एक टॉर्च खरीदा और वापस से जंगल की ओर चल पड़ा। इस बार मैं रोशनी से लैस था, पर जब मैं जंगल में वापस लौटा तो मैंने फिर से कदमों की आवाज़ सुनी। मैंने जल्दी से टॉर्च जला दी और चारों ओर देखा कि आखिर ये फुटस्टेप्स आ कहाँ से रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। पर फिर मैंने ठीक अपने बगल में एक भारी कुर्राने की आवाज़ सुनी। मैं उसे सुन सकता था, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं फिर से वहाँ से भागा और इस बार मैं बस स्टॉप पर जाकर बैठ गया और मैंने वो रात वहीं बिताई। अगले दिन मैं अपने एक दोस्त से मिला और मैंने उसे सारी बातें बताई कि मेरे साथ क्या हुआ था। हमने मिलकर वहाँ जाके इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड किया। वो डर रहा था, पर मैंने उससे बोला कि अभी तो दिन का उजाला है, अभी हम लोग सेफ हैं। पर उस एरिया में जाते ही मैंने फिर से वो आवाज़ सुनी, पर इस बार और ज़्यादा गुर्राती हुई। मुझे पता है ये सब सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगर किसी के पास ऐसी कोई सिमिलर कहानी है तो वो मुझे बता सकता है। ये मेरे साथ तब हुआ जब मैं 13 साल की थी। मैं अपने पहले स्कूल से काफ़ी दूर रहती थी और उस समय हमारे पास कार नहीं थी। मेरे भाई ने स्कूल ख़त्म होने के बाद चेस क्लब ज्वाइन कर लिया था और हमारी माँ हमेशा हमें लगभग 5 बजे लेने आती थी। ये सर्दी का मौसम था और ऑलरेडी काफ़ी अंधेरा हो चुका था, हालांकि अभी तक पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ था। जब मेरी माँ मुझे पहले से लेने आई तो उन्होंने मेरा और मेरे भाई का हाथ पकड़ लिया और हम लगभग 20 मिनट की जर्नी तय करते हुए घर की ओर चलने लगे। आप सड़कों से होते हुए जा सकते थे, लेकिन इससे आपको लगभग 35 मिनट लगते। लेकिन टाइम बचाने के लिए हम अक्सर वो रूट चुनते जहाँ शायद ही कोई चहल पहल थी या कोई कार भी चलती थी। ये एक ऐसा रास्ता था जो पूरे जंगल के बीच से होकर गुजरता था। हम किसी नॉर्मल ट्यूसडे की शाम की तरह ही उस शाम घर लौट रहे थे और तभी हमने एक आदमी को वहाँ रोड के बीच में लेटे हुए देखा। उसके पास से गुजरते हुए मेरे भाई ने मेरी माँ से कहा कि हमें एटलीस्ट उसे अवेयर कर देना चाहिए कि रोड से साइड हो जाए, नहीं तो उसका एक्सीडेंट हो सकता है। मेरी माँ ने उसकी तरफ देखा और कुछ नहीं कहा और हमें और भी ज़ोर से अपनी तरफ खींच लिया। मेरी माँ ने कहा कि वो शायद नशे में था या बेघर था और 2 छोटे बच्चों के साथ अकेली महिला होने के नाते वो एक ऐसे आदमी के पास जाने से डर रही थी जो कुछ भी कर सकता था। अगले दिन हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि 3 दिन पहले एक आदमी की उसी रोड पर एक्सीडेंट से मौत हो गई थी, लेकिन पुलिस को कुछ टाइम लगा था उसकी लाश को ढूंढने में। मुझे सालों बाद इस बात का एहसास हुआ कि अगर उस आदमी की मौत सैटरडे को हुई थी तो इसका मतलब था कि ट्यूसडे की शाम को हमें उसका भूत दिखा था। मैंने जो देखा था उसके लिए मेरे पास आज तक कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर इसके रिगार्डिंग मुझे कोई कुछ एक्सप्लेनेशन दे सकता है तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं ऑरेंज काउंटी में पला बड़ा हूँ, लेकिन हमारे आसपास कुछ जंगली इलाके थे। आप मानो या ना मानो, लेकिन हाई स्कूल में हम क्लीवलैंड नेशनल फॉरेस्ट में ब्लैक स्टार कैनियन नाम की एक जगह पर गए थे। ओक ट्रीज का एक बड़ा और घना जंगली इलाका जो ऑरेंज काउंटी से सैन डिएगो तक लगभग बॉर्डर तक फैला है। इसमें मरीन सोल्जर्स का बेस कैंप भी है। बड़े होने पर हमें बताया गया कि ये जंगल भूतिया था, पर हमें पता चला कि सच्ची कहानी ये है कि वहाँ एक नेटिव ट्राइब थी जिसे 1800 के दशक में लोकल मर्सिनरीज के थ्रू मरवा दिया गया था, क्योंकि वो मांस के लिए मैक्सिकन रेंजर्स के घोड़ों को छुड़ाते रहे थे। इतना सब सुनना कुछ बेवकूफ़ हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी था, इसलिए हमने इस जगह पर एक हाइकिंग ट्रिप करने का फ़ैसला किया। मैंने और मेरे दोस्तों ने हमेशा ही इस तरह की चीज़ें की हैं, लेकिन फिर भी मैं खुद को इन चीज़ों के मामले में काफ़ी शक्की मानता हूँ। ये एरिया माउंटेन लायंस के लिए भी जाना जाता है, इसलिए
हम सब काफ़ी अलर्ट थे। तो इस रास्ते पे चलने से पहले आपको अपनी गाड़ी को फॉरेस्ट गेट पर पार्क करना होता है और उसके बाद आप एक ऐसी रोड पर चलना शुरू करते हैं जो मोस्टली धूल और पत्थर के कंकड़ों से बनी है। 50 और 60 के दशक में यहाँ लकड़ी के घर थे, लेकिन बाढ़ ने उन्हें बहा दिया था और उसके बाद ही इस लैंड को नेशनल फॉरेस्ट सिक्योरिटी को सौंप दिया गया था, जिसके बाद ये पूरी तरह से एक हाइकिंग के रास्ते के लिए बदल दिया गया था। इस सड़क के किनारे कांटेदार फेंसिंग की एक लाइन है और साथ ही सभी टाइप्स के वार्निंग साइंस हैं कि आपको इसे पार नहीं करना चाहिए। तो अब हम सब इस चांदनी रात को घने अंधेरे में इस रास्ते पर चलते जा रहे हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद हम ये देख सकते थे कि शायद एक काउबॉय फेंसिंग के वुडन पोस्ट को पकड़कर थोड़ा सा झुककर वहाँ खड़ा है, पर वो हमें ही देख रहा होता है। लेकिन जब हम उसके पास पहुँचे तो वहाँ कुछ भी नहीं था। थोड़ी दूर चलने के बाद वो हमें फिर से दिखा, पर फिर वही चीज़ रिपीट हुई। जैसे ही हम उसके पास पहुँचे वहाँ फिर से कुछ नहीं था। ऐसा लगता था जैसे वो देखते देखते ही हवा में कहीं गायब हो जाता। मैं खुद से ही बातें कर रहा हूँ कि मैं लॉजिकल हूँ और ये सब बस लाइट की कोई इल्यूजन है, लेकिन हर 10वें वुडन पोस्ट पर मैं उसे खड़ा देखता। हम 1 घंटे से उस रास्ते पर चलते जा रहे थे और तब हम सब ने डिसाइड किया कि अब हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन तभी मेरे एक दोस्त ने चिल्लाते हुए अपनी शर्ट फाड़ दी और वो चीखते हुए बोलने लगा कि किसी चीज़ ने उसे काट लिया है। हम सभी उसे देखकर थोड़े से कन्फ्यूजन में थे कि आखिरकार उसे हुआ क्या है। वो कहता है कि अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पीठ पर खरोंचे मार दिए हों, और जब हमने टॉर्च जलाकर देखा तो सच में ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नुकीले पंजों से उसके पीठ पर अपने हाथ की छाप छोड़ दी हो। उसका काफ़ी खून भी बह रहा था। तभी हम सब ने एक साथ एक घोड़े और एक आदमी के हंसने की आवाज़ सुनी। हम सभी दौड़ते हुए वहाँ से भागे और तब तक भागते रहे जब तक कि हम बाहर नहीं पहुँच गए। आप ये कह सकते हैं कि ये सब बस हमारे दिमाग का एक वहम था, लेकिन मेरे दोस्त की पीठ की खरोच कोई वहम नहीं थी। इस घटना के बाद से मैं अभी भी उस ट्रेल पर हाइकिंग करने जाता हूँ, लेकिन सिर्फ दिन के दौरान। जब मैं लगभग 14 साल का था तब मैं और मेरे भाई बहन एक बहुत ही लो स्टैंडर्ड वाले पड़ोस में रहते थे। उस समय मेरे माता पिता से जो कुछ भी हो पा रहा था उस हिसाब से वो बहुत था। हम सभी मोहल्ले के बच्चे एक बड़े से ग्रुप में घूमा करते थे और टिंकले पार्क हम सभी बच्चों के लिए घूमने की जगह थी और हम लगभग अपना पूरा दिन वहीं बिताते थे। लेकिन जैसे ही सूरज डूब जाता था ये शहर काफ़ी सुनसान हो जाता। हम जंगल में रहने वाले लोगों के बारे में कहानियाँ सुना करते थे जो रात में वहाँ घूमते थे। दिन के दौरान हम पेड़ों के बीच से एडवेंचरस ट्रैवल करते, लेकिन केवल एक सर्टेन लिमिट तक। एक दिन हम में से शायद 6 लोगों का एक ग्रुप हम में से बाकी लोगों को दिखाना चाहता था कि हम कितने बहादुर हैं और हम उन सब से आगे तक जा सकते हैं। इसलिए हम सभी ने हिम्मत जुटाई और पार्क की फेंस को कूदने के लिए आगे बढ़े ताकि हम एक साफ बड़े रास्ते से गुजर सके। शुरुआत मज़ेदार थी। एक ग्रुप होने से मुझे घबराहट कम महसूस हुई क्योंकि मैं सबसे यंग और सबसे कमज़ोर था। कुछ और मिनट चलने के बाद हमें कुछ ठीक नहीं लगा। हम एक छोटे से कैंप जैसी जगह पर पहुंचे जहां खाने के रैपर बिखरे पड़े थे और आप ये देखकर बता सकते थे कि किसी समय पर वहां कई बार आग जलाई गई थी। वहां कुछ कार सीटों के पीछे का हिस्सा भी था जिसे बिस्तर की तरह लगाया गया था। तभी हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हम किसी के रहने की जगह में हैं। हम सब ने एक दूसरे को देखा और मन ही मन में एक दूसरे से कहा कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। और जैसे ही हम सब जाने के लिए मुड़े हमने पेड़ों में कुछ ऐसा देखा जिसे हमने पहले नहीं देखा था। एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा हमारे चेहरे के सामने लटक रहा था। बस ये देखते ही हम पेड़ों की जड़ों पर ठोकर खाए बिना अपना पैर जमाए रखने की कोशिश करते हुए भागने लगे। मुझे नहीं लगता कि मैं अपने पूरे लाइफ में कभी इतना दौड़ा होऊंगा जितना मैं उस दिन दौड़ा था। एक बार जब हम पार्क के खुले स्पेस पर पहुंचे तो हम सिर्फ वहाँ नहीं रुके,
हम अपने पड़ोस में किसी ऐसे इंसान को खोजने के लिए दौड़ते रहे जो हमें सुनने के लिए तैयार हो। मेरे दोस्त की माँ सामने वाले गार्डन के बाहर थी, इसलिए हम सब घबरा कर बस चिल्ला रहे थे कि वो बाहर निकले। जब उन्हें यह रियलाइज़ हुआ कि हम कोई मजाक नहीं कर रहे थे, तब उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। उस जगह की तलाश की गई, लेकिन उस जंगल में किसी का नाम और निशान भी नहीं मिला। उसके बाद से हमें जंगल से बाहर रहने की वार्निंग दी गई, क्योंकि भालुओं की आबादी बढ़ रही थी। हमें पता था कि हम झूठ नहीं बोल रहे थे और वहाँ पर सच में वो सब था, क्योंकि हम सभी 6 लोगों ने वो सारी चीज़ें देखी थी। सालों बाद मुझे एक आर्टिकल मिला जिसमें टाइम स्लिप्स के मोमेंट्स के बारे में बात की गई थी, जब लोग अनजाने में किसी दूसरे रियलिटी या किसी पैरेलल वर्ल्ड में चले जाते हैं। इस थ्योरी ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या हम बस एक पल के लिए किसी पैरेलल वर्ल्ड या किसी दूसरे रियलिटी में ट्रांसफ़र हो गए थे? शायद यही कारण था कि वहाँ ना तो कोई बिल्ली मिली और ना ही कोई कैंप फायर, क्योंकि वो हमारी रियलिटी से थी ही नहीं। अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लीजिए, क्योंकि रात बहुत लंबी